and it makes one molecule, and it is called the system of three particles. It is called as the system of three particles. Okay, I think it is clear to everybody what I am telling. Now, in the same way, we can consider any system of n particles, 4, 5 and n particles. Suppose you can see this duster in my hand. This is also a system, but the number of particles that are not, they are uncountable. We cannot count the number of particles. So we can say n particles, and we can say n tends to infinity. Infinity means very large number of particles which cannot be counted. So the number of particles in the duster is very difficult to count. ठीक है, हालांकि हम आवागाद्रो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं इसका ग्राम एटॉमिक मास और ये किस मटेरियल का है, लाइक दैट, लेकिन देयर आर वेरी लार्ज क्वांटिटी. So this is the system of n particles where n tends to infinity. तो इस तरह से हम बहुत सारे सिस्टम्स के थ्रू एनकाउंटर होते हैं हमारे लाइफ में. तो जब हम किसी सिस्टम की मोशन को कंसिडर करते हैं, अब सपोज मान लो ये डस्टर एक है और ये डस्टर आपका मोशन कर रहा है. अब पहले क्या करता था कि जब ये डस्टर मोशन करता था तो हम इस डस्टर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते थे. तो हम इसके डायमेंशन के ऊपर कंसिडरेशन ही नहीं करते थे और हम इसके को एक पॉइंट मान लेते थे. तो सारी जो इक्वेशंस हैं उस पॉइंट पे लगाते थे. बट अब चैप्टर नंबर 7 में हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं. वी आर नॉट सेइंग इट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. नाउ दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब ये डस्टर आपका मोशन कर रहा है. अब हमें यदि इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो डस्टर आपका यहां से लेके यहां तक डस्टर है. तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसके किस पार्टिकल को लें? इसको ले, भाई यहां से लेके यहां तक सब डस्टर के पार्टिकल्स हैं. तो एक एम्बिग्यूटी, एक कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा हो जाता है कि यदि इस डस्टर को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान रहा हूं, यदि मैं इस डस्टर को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान रहा हूं तो मैं इसकी मोशन को जब डिस्क्राइब करूंगा तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करते टाइम पे मैं कौन से पॉइंट की बात करूंगा, कौन से पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट लूंगा, यहां से लूंगा, यहां से लूंगा, यहां से लूंगा. तब यहां पे हमें कंसेप्ट का इंट्रोड्यूस हम यहां पे कराते हैं. जब भी कोई सिस्टम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता, तब हम यहां पर एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. तो एक्चुअली मैं आपको लेके आने वाला हूं, एक्चुअली मैं आपको लेके आया हूं सेंटर ऑफ मास टॉपिक पे. एक्चुअली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इन एनसीईआरटी आल्सो यू कैन सी दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द टॉपिक सेंटर ऑफ मास. ये हम अब हमारा डिस्कशन है. तो अब ये क्या है, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि सपोज ये डस्टर से ही मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि सपोज मान लो ये डस्टर है. अब नाउ ये डस्टर जो है मूव कर रहा है और नाउ दिस डस्टर इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. तब इसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पे लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए, इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए हमें इस डस्टर में एक पॉइंट डिफाइन करना हमेशा कन्वीनियंट रहेगा. क्योंकि मैंने बताया ना कि वरना आप इसका कहां से मेजर करेंगे, हर डस्टर तो पूरा फाइनाइट डायमेंशन में फैला हुआ है. तो इसकी मोशन को कन्वीनियंटली डिफाइन करने के लिए हम इसमें एक पॉइंट ऐसा मान लेते हैं कि भाई उस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेट माना जा सके. अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, डस्टर का मास एक पॉइंट पे कैसे हो सकता है, डस्टर तो पूरा फैला हुआ है, एक पॉइंट पे उसका मास कैसे आ सकता है. बिल्कुल ये सारी बातें जैसे ही हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में उठती हैं, बिल्कुल उठती हैं. तो मैं आपको कह रहा हूं कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि पूरा मास इस पे है, लेकिन सिमेट्रिसिटी से अपन ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट के अलोंग ये आपका जैसे बैलेंस है, जैसे अपन कई बार इसको बैलेंस कर देते नहीं कर देते, यानी इस पॉइंट पर अपन यदि अब सपोज मान लो ये डस्टर आपका ऐसे जा रहा है, ये डस्टर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड पाथ पे जा रहा है इस तरह से,
तो भी इसका जो एक सेंटर, एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करेगा, सीधा जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, यानी वो पॉइंट आपका अनअफेक्टेड रहेगा। तो हमेशा इस डस्टर में एक ऐसा पॉइंट डिफाइन किया जा सकता है जो इसके कॉम्प्लिकेटेड मोशन में भी अपने स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन करता रहता है। इसीलिए उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, क्योंकि अपन वहां पे अज्यूम, इसीलिए अपन वहां पे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे उसका जो मास है वो कंसंट्रेट माना जा सके। इसलिए इतना कंफ्यूज आपको नहीं होना है यहाँ पे कि वहां पे तो कैसे उसका मास हो सकता है, नहीं होता, हमें भी मालूम है, लेकिन हमने उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखी जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमने देखी कि भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे आपका स्टार्ट करता रहता है, उसी तरह से ये डस्टर में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जो इस डस्टर की मोशन के दौरान एक कांस्टेंट तरीके से चलता रहता है। तो दैट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या रहा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, क्या समझ में आया? इतनी 15 मिनट मुझे कंटिन्यू बोलते हो गए हैं लगभग, तो इस 15 मिनट के लेक्चर से आपको क्या दिमाग में आया कि भाई सेंटर ऑफ मास इज ए इमेजिनरी, इज ए हाइपोथेटिकल पॉइंट इन एनी ऑब्जेक्ट where to describe its motion conveniently, to describe its motion conveniently, we can consider its mass centered या centralized at that point। मतलब उसकी मोशन को, उसकी नेचर ऑफ मोशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक पॉइंट ऐसा अज्यूम किया, एक ऐसा लिया वहां पे जहां पर कि उसकी सारे मास को हम कंसंट्रेट मान सकते हैं। मतलब अपन को फिर इसके अलग अलग पार्टिकल की मोशन को सेपरेटली डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी इक्वेशन है, जो भी हमारे लॉज हैं, उसको उस पॉइंट पे इंप्लीमेंट कर देंगे जिसे अपन सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, और ऑटोमेटिकली ये हमारे पूरे इस ब्लॉक, इस क्लस्टर की मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होगी वो पूरे उस सिस्टम की मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट आई एम टेलिंग। देखो नई चीज है बच्चों, मैंने पहले कह दिया था कि अब ये चैप्टर नंबर 7 जो है यहाँ से आपका नया थोड़ा चालू हो गया है, नए टॉपिक्स है। These topics may be possible that you are not studying your lower classes, so you have to have patience। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर धीरे धीरे आपके माइंड में वो सेट होने लग जाएगा, ठीक है ना, और आपको समझ में भी आने लग जाएगा कि वास्तव में क्या टॉपिक है, वो क्या कहना चाह रहा है और हमें इसको कैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी है, मैं इसीलिए आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, मैं इसके नोट्स भी आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। वैसे तो हमारा ई कंटेंट में भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं भी अपने नोट्स भी इसमें आपको दे दूंगा, so you can feel comfortable। So center of mass is the point, center of mass is defined a point for any system of particles where system of particles where its total mass can be concentrated or can be considered, ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड। टोटल मास कैन बी कंसिडर्ड to describe its motion, तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ऐसा पॉइंट, एक मैथमेटिकल, सेंटर ऑफ मास इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है। मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट का मतलब हो गया कि इसको अपन मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। वास्तव में जरूरी नहीं है कि जहां पर अपन ने सेंटर ऑफ मास लिया है कि वास्तव में ऐसा नहीं कि वहां पे उसका पूरा का पूरा मास आ जाए, और इवन ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है।
क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, सिमेट्रिसिटी ज्यादा देखते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब जैसे रिंग होता है, अब रिंग का जो पूरा पूरा मास होगा वो उसके सर्कमफेरेंस पे होता है, लेकिन रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसका सेंटर बोला गया है मैथमेटिकली। लेकिन सेंटर पे तो रिंग है ही नहीं, सेंटर पे तो कोई पार्टिकल है ही नहीं वहां पे। रिंग मतलब जस्ट लाइक ए चूड़ी, चूड़ी आप जानते हैं, ठीक है ना, बैंगल्स, जैसे आप एक कोई भी बैंगल इमेजिन कर सकते हैं, चूड़ी इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज रिंग। तो उसका जो सारा पार्टिकल्स है वो तो उसके सर्कमफ्रेंस पे ही है ना अरेंज, सेंटर में, बाकी बीच में तो खाली है वो। लेकिन फिर भी आप जब देखेंगे आप आगे जब इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको हमेशा क्या लिखा मिलेगा कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो उसके सेंटर पे है, जबकि फिर आपका दिमाग वो सोचेगा, बोले यार सेंटर पे, यहाँ तो कोई पार्टिकल है ही नहीं। सर ने तो, हमने तो पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास पे ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई ना कोई मास उसका सेंट्रलाइज मान लिया जाता है, टोटल मास वहाँ पे सेंट्रलाइज मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई मास है ही नहीं। डेफिनेटली ये बात आपके दिमाग में आएगी, बिल्कुल सही बात है। और सेंटरिंग में तो बीच में कोई पार्टिकल है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट, केवल एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि उस बॉडी की मोशन को सिमेट्रिकली कन्वीनियंटली अपन डिफाइन कर सकें। इसके लिए ये कंसेप्ट अपन देते हैं, क्योंकि अपन उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके हर पार्टिकल का मोशन डिस्कस करना पड़ेगा इंडिविजुअली। और हर पार्टिकल, अब जैसे मुझे उसकी वैल्यू, हर पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालो और सब पार्टिकल वेलोसिटी जोड़ो, तो दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्क। और उसमें फिर वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन और देखो, तो दैट इज अनदर मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग वी हैव। तो ये सब, इन सबको अवॉइड करने के लिए एक कंसेप्ट बनाई गई सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट अपन इमेजिन करते हैं जहां पर उसका टोटल मास अपन कंसंट्रेट मान सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं वी कैन कंसीडर, अज्यूम भी लिख सकते थे, कैन बी कंसीडर्ड, और वी कैन राइट वन मोर वर्ड हियर, अज्यूम्ड। अज्यूम मानते हैं, अज्यूम किया गया है, रिंग में अज्यूम किया है कि सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे जबकि कोई पार्टिकल है ही नहीं, सेंटर पे तो केवल हवा है, खाली है वो। फिर भी रिंग की जब मोशन कंसिडर की जाएगी तो सेंटर से उसकी वेलोसिटी ली जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज सेंटर। ठीक है ना। तो कभी भी आपको इतना इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है ज्यादा, कि सेंटर ऑफ मास इज प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज ए होल, सॉरी सिस्टम, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज ए होल। एक बार में उसकी पूरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये बताया गया है। जरूरी नहीं है कि जहां पे अपन सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं वहां पे वास्तव में ही उसका मास एग्जिस्ट करता हो, जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, रिंग। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है। और ये प्रैक्टिकली भी हमको कई, इसमें देखो कई बहुत सारी बातें देखने को मिलती है जिसके कारण हम सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट यहाँ पे देते हैं, जिसमें अपन सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट अपन यहाँ पे देते हैं। तो अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब अपन किसी भी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना सीखेंगे अब, कि भाई हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ माना जाए, तो लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल इंट्रोडक्शन समझने के बाद में नाउ वी कम टू द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो लोकेशन को मतलब क्या बोल सकते हैं इन वेक्टर टर्म्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो नाउ हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और किसी भी सिस्टम का अपन क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अच्छा बार बार मैं सेंटर ऑफ मास के बजाय इसको COM से लिखूंगा, तो यहाँ पे अपन एक इसका शॉर्टकट टर्म लेके आ रहे हैं COM। तो जब भी मैं COM लिखूंगा तो दैट विल बी मीनिंग एज ए सेंटर ऑफ मास। तो टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ, अब मिनिमम अपन स्टार्ट करेंगे 2 पार्टिकल, क्योंकि बताया था कोई भी सिस्टम बनाने के लिए कम से कम कितने पार्टिकल होने चाहिए, 2 पार्टिकल्स होने चाहिए। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम करने क्या वाले, पहले दिमाग क्लियर होना चाहिए कि अब हम करना क्या चाहते हैं। हम अब किसी भी सेंटर ऑफ मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसको लोकेट इन द सेंस हम बताना, हम उसका एक पॉइंट पोजीशन बताएंगे, हाँ भाई यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास हो।
जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम एक लाइन पर अरेंज है, तो अब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? HCl है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन में दोनों मास सेम हो गए तो वहां पे हम कह सकते हैं मिडिल में होगा। लेकिन अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, वहां पे H और Cl का मास अलग अलग है, तो अब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? लाइन पे। तो वी आर कैलकुलेटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मतलब लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और ये हम शुरुआत करते हैं मिनिमम कहां से? 2 पार्टिकल। तो मेरा पहला टॉपिक हो गया इस चैप्टर में, डेरिवेशन है छोटा सा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे हमारी कहानी? 2 पार्टिकल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक है एवरीबॉडी, 2 पार्टिकल सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम 2 पार्टिकल। तो लेट अस कंसीडर, अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट अस एक्स वाई, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। और लेट अस कंसीडर एनी 2 पार्टिकल सिस्टम, और उसमें अपन ने दोनों पार्टिकल्स का मास का मान लिया m1 और m2 मान लिया। अब ये HCl हो सकता है, C मतलब N2 हो सकता है, H2 हो सकता है, कोई भी 2 पार्टिकल सिस्टम यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना? तो 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो लेट अस से इसमें जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज लेट R1, और जो सेकंड पार्टिकल है लेट अस कंसीडर कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 और सेकंड पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो अपन ने मान लिया उसके सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? RCM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो लेट अस कंसीडर position vector of, let us consider the position vector of center of mass is RCM। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर हमने क्या अज्यूम कर लिया बच्चों? RCM। क्लियर? नाउ अब हम क्या करते हैं, एक तो इनके बीच में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पे ये इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। M2 M1 पे फोर्स लगा रहा है और M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है। तो M1 लगा रहा है M2 पे F21 और M2 लगा रहा है F12। बिकॉज ये सिस्टम है, तो सिस्टम में एक दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। तो M1 इज एक्सर्टिंग सम फोर्स, लेट अस से F21। 21 का मतलब फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, और जब मैं बोलता हूँ 1-2 तो दैट मींस फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। क्लियर? When I say F21 it means force on M2, these are completely internal force। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे इंटरनल फोर्स को मेंशन कर देता हूँ। इंटरनल फोर्स लगा रहे होंगे वो एक दूसरे पे, तो इंटरनल फोर्स लेट अस से F21 that is called force on M2 due to M1, and internal force F12 is meaning that is force on M1 due to M2। I think it is clear to everybody। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F। तो उस एक्सटर्नल फोर्स का कुछ हिस्सा इस पे एक्सर्ट होता है और कुछ हिस्सा इस पे एक्सर्ट होता है। और फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? dr1/dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होता है ना। और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? dr2/dt लिख सकते हैं। तो नाउ वी कैन राइट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 that is F1 that is dp1/dt, और P की जगह क्या रख सकते हैं? M1v1। तो that we can write F1 equals to dp, P को लिख देंगे P1 M1 M1 V1, और सिमिलरली F2 को क्या लिख देंगे? that is external force on M2 that is F2 that is d/dt
और P2 लिखेंगे, और P2 को क्या लिख सकते हैं अपन, M2V2। अरे भाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स होता है ना। अब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो गया, वी कैन राइट नेट फोर्स ऑन द होल सिस्टम, वी कैन राइट net force on the whole system, I can write capital F, let us say that is F1 vector plus F2 vector, और फिर उनके इंटरनल फोर्सेस को भी अपन इंक्लूड ले लेते हैं। लेकिन इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, सिस्टम के अंदर ही एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, हमने पढ़ा था ना, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो इनका नेट सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F12 और F21 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जितना ये इस पे लगा रहा उतना ही, तो ये मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इंटरनल फोर्स इनमें इक्वल और अपोजिट होंगे, तो उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं और यहाँ पे कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इनका वेक्टर सम क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम में एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट होता है, तो उनका सम जीरो होता है। ऐसा मत बोलिएगा कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसमें फर्क है थोड़ा, ठीक है ना। क्लियर बच्चों, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल ये F1 प्लस F2 ही रह जाएगा। तो नेट फोर्स F आ जाएगा D, में वैल्यू रख रहा हूं M1V1 अपॉन dt प्लस D अपॉन dt M2V2। ये मैंने F1 की वैल्यू रख दी, F2 की वैल्यू रख दी, और F12 और F21 का सम जीरो हो गया, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, और ये F1 प्लस M2 रख दी। आई थिंक इट इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। जो भी बच्चे 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, आउट ऑफ 35 15 स्टूडेंट्स आर enjoying their life, but this enjoyment will definitely have to pay them for this enjoyment, ठीक है ना। बाकी जो 20 अच्छे बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, those are here in the class, I think they are understanding this. If there is any doubt you can ask me, I will definitely tell you again. Okay sir. न्यूटोनियन इक्वेशन से अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए। नाउ आपको इसको राइट डाउन भी कर लेना है। ये राइट डाउन करने वाली बात बार बार मुझे लगता नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि जो भी डेरिवेशन मैं कोई यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज ऑलरेडी दैट शुड बी रिटन बाय यू। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ यहाँ पे, एकदम इतना फास्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, नेट फोर्स जीरो कर दिया, F1 प्लस सॉरी इंटरनल फोर्स जीरो कर दिया, देन आई हैव ओनली गॉट F1 दैट इज d by dt, dp1 by dt, p को mv लिख दिया लाइक दिस, देन df2 f2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि मास तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वी कैन राइट m1 d by dt, और v1 को क्या लिख सकते हैं अपन, dr1 by dt। ओके, m1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ऊपर डिफरेंशिएशन से भारी रखते हैं ना, हमेशा बताया मैंने। Like this, m2 also come out from the differentiation d by dt, and dv2 को लिख सकते हैं dr2 by dt। चलिए और आगे चलते हैं इसमें। अब ये d2 by dt2 हो गया, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव। और इस m1 को ऊपर वापिस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि तो कांस्टेंट है, अंदर बाहर बाहर अंदर चलता ही रहेगा। ये तो अंदर से बाहर भी आ सकता है, बाहर से अंदर भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Like this is also again d2 by dt2 double derivative, and this is m2 r2. Okay, I think it is written by you. If you are writing, I think you should write, you must write. So students, now the net force that we can write here, d2 by dt2 m1 r1 plus m2 r2. Okay, we can write it. अब एक काम करेंगे इसमें अपन, कैपिटल M मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर सकते हैं ना अपन, बाय टोटल मास। इस सिस्टम का टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। भाई दिस सिस्टम कंटेन्स ओनली टू पार्टिकल्स, तो इसका टोटल मास हो जाएगा कैपिटल M इक्वल्स टू m1 प्लस m2
सो दैट वी कैन राइट टोटल फोर्स इज कैपिटल एम का डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाइड कर दिया यहाँ तो, और दैट वी कैन राइट d2/dt टू m1r1 प्लस m2r2। थोड़ा सा मैं इसको लिखने का तरीका देखो चेंज किया है यहाँ पे। इसी कैपिटल एम को मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ तो m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? देखो कैपिटल एम का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो मैंने कैपिटल एम को m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ, क्या बुराई है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारी कैसे भी अरेंज। अब आप देखिए ये इस सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स आ गया। सपोज मान लो इस सिस्टम को एक पार्टिकल मानते हैं तो अपन क्या लिखते हैं एम ए, और एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं d2r/dt2। भाई अपना जो टोटल फोर्स होता है वो होता है m इंटू ए, और ए को आप क्या लिखते हो d2r/dt2 लिखते हो, लिखते हो। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है, नहीं होता है? तो अब तक अपन इसको पोजीशन वेक्टर ले रहे थे पार्टिकल का, क्योंकि अपन पॉइंट मास कंसीडर कर रहे थे। तो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, सॉरी नेट मास ऑफ द सिस्टम, सॉरी ये सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स, ये नेट फोर्स नेट मास ऑफ द सिस्टम, देन d2/dt2। तो ये वाला टर्म क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ही तो होता है। F बराबर एम ए को आप लिखोगे d2r/dt, तो वो r को पोजीशन वेक्टर तो बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स है, ये पूरे सिस्टम का मास है। तो ये जो ब्रैकेट में बैठा है ये किसका सेंट्रो, ये पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास, मतलब उस सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट अपन ने ले रखा है जो उसके पूरे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेंट्रो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिला के ये जो ब्रैकेट में जो पोजीशन वेक्टर बैठा है, ये पोजीशन वेक्टर किसका है? सेंटर ऑफ मास का है। मेरी बात दोबारा सुनो, एक बात मैं रिपीट करूंगा इस बात को। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ओके, दिस इज द नेट मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। हम जब किसी एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? एम ए, फिर एक को हम क्या लिख देते हैं? d2/dt r लिखते हैं, नहीं लिखते? d2/dt2r, this r is the position vector of that particle, displacement vector of that particle। जिस पार्टिकल का फोर्स लगा रहे हैं उसी पार्टिकल का पोजीशन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूं कि इससे अपन इसको कंपेयर करें तो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स, सिस्टम का टोटल मास, तो ये ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? सिस्टम का पोजीशन वेक्टर। सिस्टम का पोजीशन वेक्टर मतलब वहां पे अपन एक पॉइंट मान रखा है जो उस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। यस, अंबिका संगी के लिए बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास बोल रही है, वेरी गुड। तो दिस आई थिंक दिस इज क्लियर, इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट रहना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि नाउ दिस इज ब्रैकेट थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज आरसीएम, दैट इज m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से अपन यहाँ डिराइव कर सकते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर, दिस इज द center of mass position vector of that is two particle system। नहीं बच्चों, ये टू पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन वेक्टर है, किसका? COM का। COM बोले तो सेंटर ऑफ मास। तो आई थिंक इट इज क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर। आई थिंक द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल नॉट कम, नॉट गो बियॉन्ड दिस 20, 21। कुछ बच्चे शायद अभी लेफ्ट करे हुए हैं, अर्लियर दे वर जॉइंड, सो नाउ इट इज द राइट टाइम टू टेक द फोटोग्राफ फॉर योर अटेंडेंस पर्पस, आई थिंक। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। बताइए इसमें कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेरिवेशन को आपको करवा दिया है, एकदम जो हमने न्यूटन की इक्वेशंस पढ़ी थी, न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, और जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और उन्हीं इक्वेशंस से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि यदि हमारे पास एक टू पार्टिकल सिस्टम है तो उस टू पार्टिकल सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट अपन कंसिडर कर रहे हैं जहां पे उस पूरे सिस्टम के मास को अपन कंसंट्रेट मान सकते हैं, कंसीडर मान सकते हैं।
तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी m1r1 plus m2r2 upon m1 plus m2, where r1 r2 are the position vector of the constituent masses. जो उसके constituent mass है उन constituent mass का जो position vector है that is r1 vector and r2 vector, and m1 m2 is the mass of the particles from which that system is formed. जिन पार्टिकल्स, जैसे अपन बात करेंगे HCl, तो हाइड्रोजन का मास और Cl का मास m1 m2 हो जाएगा और उनके पोजीशन वेक्टर जो भी अपन कंसीडर करेंगे वो r1 r2 हो जाएंगे। तब इस फॉर्मूले में अपन जब वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास उस HCl मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो दैट इज, चलिए अब इसमें हमें कुछ कंडीशंस अपन यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, एंड दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्पस. So some conditions we can take and we can explain many things by these conditions. So let us say case 1, let us say यदि अपन ये मान लें कि center of mass is placed at origin, अपन यदि मान लें कि जो center of mass है उसको कहाँ पे मान लें, origin पे मान लें। अब center of mass को origin पे लेने का मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं यहाँ पे। ये जो आपके जैसे एक पार्टिकल ये क्या हो गया, m1 इधर हो जाएगा, अब m2 इधर हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ओरिजिन पे हो गया। तो ये एक्चुअली इधर, चलो किधर भी कुछ भी ले सकते हो अपन, ये आपका डिस्टेंस r1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका r2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे ले रहे तो RCM की वैल्यू 0 हो गई। तो वी कैन राइट m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ये आपका 0 हो गया बिकॉज अपॉन m1 प्लस m2 0 हो नहीं सकता। तो दैट वी कैन राइट m1 r1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 r2। तो इसको अपन डायरेक्शन में लेते हैं, m1 r1 इक्वल्स टू m, देखो मास तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता ना, अरे भाई मास तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको ये बात। तो देखो m1 m2 पॉजिटिव तो नेगेटिव क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं। तो एक यदि पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अब ये नेगेटिव इधर भी आ सकता है, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया, समझ आ रही मेरी बात। तो मैंने इस डायग्राम में इधर m1 ले लिया है तो वो r1 नेगेटिव दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 माइनस ऑफ r1, तो इसको माइनस करेंगे तो इधर वाला प्लस हो जाएगा m2 दैट इज प्लस ऑफ r2। तो m2 का पोजीशन वेक्टर यदि प्लस है तो उसका नेगेटिव, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यदि ओरिजिन पे होगा तो एक पार्टिकल उसके लेफ्ट में होगा और एक पार्टिकल क्या होगा, राइट में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, एक बात प्रूफ हो गई क्या, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, COM लिख रहा हूं बार बार, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम always exist at the line, exist at the line joining the both particles। जो दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है, उन लाइन उन पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन पे ही उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जिस्ट करेगा। टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन पे ही क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, एग्जिस्ट करेगा। यस, तो दैट इज ओके। तो ये थोड़ा, और जब अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे मॉडुलस, यानी इनको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो अपन m1 r1 मैग्नीट्यूड मतलब अपन यदि सेंटर ऑफ मास को, यदि सेंटर ऑफ मास को यदि अपन ओरिजिन पे ले रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, ठीक है। तो दैट वी कैन राइट हियर। तो एक सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में होगा तो एक पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के राइट में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन वी कैन टेक, इफ second case 2 we can take here, so case 2 we can take, let us say if mass of the particles are equal to each other, यानी जैसे H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, मतलब जो टू पार्टिकल सिस्टम है उसमें दोनों पार्टिकल के मास क्या है, सेम है।
then what will be the center of mass that we can write here, RCM equals to, अब अपन ने MR1 कर दिया प्लस MR2 अपॉन M1 M plus M2M, so that we can say center of mass will be R1 vector plus R2 vector upon 2, because 2 M से M कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 बच जाएगा, यानी कि उनकी जो इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स हैं उनकी इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स का मीन अपन को जस्ट लेना है। यदि हम ऐसा देख पा रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम में बोथ द पार्टिकल्स, जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेम मास के हैं। तो दिस इज द बेसिकली ऑल अबाउट अवर सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। अब लेकिन कोई भी पार्टिकल तो टू पार्टिकल के अलावा भी थ्री पार्टिकल एन पार्टिकल एक्सटेंड हो सकता है ना, थ्री पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है, फोर पार्टिकल भी हो सकता है। ये तो अपन ने टू पार्टिकल को इनिशियली स्टार्ट करके एक्सप्लेन, अब इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये जो हमारा फॉर्मूला आया है ना, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, वी कैन एक्सटेंड दिस फॉर्मूला फॉर द एन पार्टिकल्स। तो वो एन पार्टिकल वाला फॉर्मूला जनरलाइज हो जाता है। जनरलाइज मतलब उससे अपन फिर 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी पार्टिकल्स हो अपन उनका सेंटर ऑफ मास वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हेन वी कैन जनरलाइज दिस फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एन पार्टिकल्स, तो वहां पे अपन को डेरिवेशन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है उसको। जनरलाइज फॉर्मूला, इसको अपन मान लेते, जनरलाइज कर देते हैं इसकी फॉर्मूले को अपन। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से कर देते हैं, हमारा टाइम भी होने ही वाला है जस्ट। जैसे अपन लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। सपोज हमारे पास कोई भी एन पार्टिकल सिस्टम है, इसका मैं थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ये सपोज एन पार्टिकल, अब एन पार्टिकल मतलब देयर आर मेनी पार्टिकल्स, M1 M2 M3 मास M4, तो सबका अपना अपना क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर्स होगा, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर लाइक दिस, R4 लाइक दिस, तो लाइक दिस। तो इसमें अपन सेंटर ऑफ मास कैसे लिख देंगे, इसी को हम जनरलाइज कर देंगे एन पार्टिकल्स तक। तो ये बन जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड प्लस Mn Rn अपॉन वी कैन राइट M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला, और इसको अपन शॉर्ट में सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो टोटल मास बन जाएगा कि 1/m सिग्मा, अपन एक ith पार्टिकल ले लेते हैं जो 1 से लेके n तक, और यहाँ ले लेंगे mi ri। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द जनरलाइज्ड वे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। दोबारा समझ लो, मैंने कोई ith ले लिया, अज्यूम कर लिया i की वैल्यू 1 डालेंगे तो M1 R1 ये वाली टर्म आ गई, फिर i की वैल्यू 2 लिखेंगे तो M2 R2 ये वाली टर्म आ गई, लाइक दिस 3 लिखते ये वाली, इस तरह से एंड तक चला जाएगा ये। और ये जो कैपिटल है ये टोटल मास हो गया कैपिटल, अपन चाहे तो इसको नीचे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, सेंटर ऑफ मास। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब इसमें बात आती है कि इन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चंस, मतलब कैसे अपन क्वेश्चंस करते हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बताइए, इसको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट इज देयर, हैव यू अंडरस्टूड समथिंग टुडेज क्लास? some 18-20 students were there, but I think they if you understood, yes, okay, समझ में आई ना बात? you revised it, आप इस डेरिवेशन को रिवाइज करिए, समझिए मैं क्या बोला, क्या समझाया मैंने, बुक से भी हेल्प ले सकते हैं आप। ऑल क्लियर? सक्षम जैन, ठीक है बच्चे, अच्छी बात है। तो अभी देखो नया चैप्टर है, तो नाउ यू शुड कंटिन्यू मेंटेन द कंटिन्यूटी, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। एंड okay, we will meet in the next class and we will take some questions on this formula, और इसको हम फिर कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब XYZ में भी आता है ये, वो हम बताएंगे आपको। ओके, so that's all for today, you just revise it, understand it, okay, thank you very much। just I recording को स्टॉप कर देते हैं पहले अपन।